दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे दुश्मनों की जिनकी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। दिसंबर 1943 में जर्मनी की सर्द हवाओं में सेकंड लेफ्टिनेंट चार्ली ब्राउन अपने तबाहहाल अमरीकी बॉम्बर को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ब्राउन के कंधे में गोली लगी थी और उनका टेल गनर सार्जेंट ह्यू जख्मों की ताब न लाते हुए मर चुका था। क्रू के बाकी मेंबर्स भी बुरी तरह से जख्मी थे। चार्ली ब्राउन का मिशन जर्मनी के एक हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह करने का था, जो जर्मनी के शहर ब्रेमन में मौजूद थी। And so the formation just pulled off and left us. Left by yourself, orphaned. That's when the Germans showed up. जहाज को इतना शदीद नुकसान पहुंचा कि क्रू को एक इंजन बंद करना पड़ा और दूसरे इंजन को स्लो करना पड़ा। अब हुआ कुछ यूं कि ब्राउन का जहाज अपने ग्रुप की फॉर्मेशन से पीछे रह गया, जिसकी वजह से वो जर्मन फाइटर्स के लिए एक आसान टारगेट बन गया। तकरीबन 15 जर्मन फाइटर्स ने ब्राउन के जहाज पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर 2 का ज़माना था और इस ज़माने में फाइटर जेट्स में गन्स लगी हुई हुआ करती थी। जर्मन जहाज़ों ने ब्राउन के जहाज़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से ब्राउन के जहाज़ की दुम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसके अगले हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसके अलावा हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम भी फेल हो गए, मगर B-17 एक मजबूत और सख्त जान अमरीकी फाइटर था। इतना शदीद नुकसान होने के बावजूद भी यह जहाज़ हैरत अंगेज़ तौर पर उड़ता रहा। बहुत सा खून बहने और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्राउन कुछ देर के लिए बेहोश हो गए और उनका जहाज़ ज़मीन की तरफ गिरने लगा। अब जर्मन फाइटर्स को ये लगा कि यह जहाज़ गिरकर तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने इसका ताक़ुब करना तर्क कर दिया। दोस्तों, इसके बाद हुआ कुछ यूं कि ज़मीन से महज चंद सौ मीटर के फासले पर ब्राउन को होश आ गया। जैसे ही ब्राउन को होश आया, उन्होंने अपने जहाज़ को संभालने और कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी और जिसमें वो हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाब भी हो गए। जहाज़ को कंट्रोल में लाते ही ब्राउन ने इसका रुख बरतानिया की तरफ मोड़ दिया, जो यहाँ से तकरीबन 250 मील दूर था। जहाज़ को शदीद नुकसान पहुँचा था, जिसकी वजह से वो इसको ज़्यादा हाइट पर उड़ा नहीं सकते थे। At this point, we're totally helpless. I had one that couldn't walk, one that couldn't use his hands, and one with a leg blown off, and one dead. कुछ देर बाद वो एक जर्मन एयरफील्ड के ऊपर से गुजरे और एक जर्मन पायलट ने उनके जहाज़ को देख लिया। कुछ ही देर बाद ब्राउन ने देखा कि एक जर्मन BF-109 फाइटर उनके प्लेन के साथ क्लोज फॉर्मेशन में उड़ रहा है। I closed my eyes and I opened them again and he was still there. Did you try to shoot at him? No, I wasn't stupid enough to try to shoot at him. ये जर्मन फाइटर उनके प्लेन से इतना करीब उड़ रहा था कि ब्राउन इस जर्मन पायलट को देख सकते थे, जो इशारों में ब्राउन को कह रहा था कि अपने जहाज़ को ज़मीन पर लैंड करवाओ। B-17 के ज़्यादातर गनर्स ज़ख्मी थे और कुछ ही गन्स काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो जर्मन फाइटर पर गोली नहीं चला सकते थे। इस सूरत हाल में ब्राउन ने जर्मन फाइटर पायलट की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ देर तक तो जर्मन फाइटर ब्राउन के जहाज़ के साथ उड़ता रहा, फिर उसने अपने जहाज़ को ब्राउन के जहाज़ के पीछे ले लिया और फायरिंग एंगल पे आ गया। ब्राउन ये बात समझ गया था कि अब जर्मन पायलट किसी भी वक्त उसके जहाज़ को शूट डाउन कर सकता है, लेकिन जब चंद मिनट गुजर के और जर्मन पायलट ने ब्राउन के जहाज़ को शूट नहीं किया, तो ब्राउन ने हैरानगी से जर्मन फाइटर की तरफ देखा, जो अब उसके जहाज़ को एस्कॉर्ट कर रहा था। जब ब्राउन ने कोस्ट लाइन क्रॉस की और नॉर्थ सी के ऊपर पहुंचा, तो जर्मन फाइटर एक बार फिर क्लोज फॉर्मेशन में आ गया। उसने ब्राउन की तरफ देखा, उसे सलूट किया और अपने जहाज़ को मशरिक की तरफ मोड़ लिया। ब्राउन किसी न किसी तरह अपने तैयारे को नॉरफोल्क के एक एयरबेस पर लैंड करवाने में कामयाब हो गया। टेल गनर के अलावा बाकी सारा क्रू जिंदा बच गया और ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। डीब्रीफिंग के दौरान ब्राउन ने उस जर्मन फाइटर पायलट के बारे में बताया, जिसकी वजह से वो और उसका क्रू जिंदा बच गए थे। लेकिन एयरफोर्स के अफसरान ने यह फैसला किया कि इस वाक़े को टॉप सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि वो किसी भी सूरत में जर्मनी की नेकनामी नहीं चाहते थे। ये खबर कि एक जर्मन पायलट ने एक सिवियरली डैमेज अमेरिकन बॉम्बर को सेफली एस्कॉर्ट किया है, फौज में जर्मन्स के लिए हमदर्दी पैदा कर सकती थी और ये बात उस वक्त बरतानिया किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं करता था। चार्ली ब्राउन ने वापस आके कॉलेज ज्वाइन कर लिया और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 1949 में उसने दोबारा एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और 1965 में कर्नल के ओहदे से रिटायर हुआ। 1986 में अपनी रिटायरमेंट के कई साल बाद गैदरिंग एट द ईगल्स की मीटिंग में उसने अपने वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंस को बाकी लोगों के साथ शेयर किया। उस वक्त उसने उस जर्मन पायलट के बारे में भी बताया, जिसका वाक़या अभी तक एक सीक्रेट था। लोगों के लिए ये किस्सा बहुत हैरत अंगेज़ था। कुछ लोगों ने इसके सही होने पर भी शक किया और बहुत से सवालात उठाए। खुद ब्राउन ने भी अपनी 1943 की यादों को दोबारा याद करने की कोशिश की, क्योंकि उस दिन उसे गोली लगी थी और वो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बेहोश भी हो गया था। धीरे धीरे ब्राउन को भी लगने लगा कि शायद उसकी यादें धुंधली हैं और लोग सही कह रहे हैं। इस मीटिंग के बाद ब्राउन ने फैसला किया कि वो उस जर्मन पायलट को ज़रूर ढूंढेगा, ताकि वो जान सके कि उस दिन असल में क्या हुआ था। अगले 4 साल तक ब्राउन उस जर्मन फाइटर पायलट को ढूंढता रहा।
آخرکار 1990 میں اسے کینیڈا سے ایک خط ملا۔ اس خط میں اسٹینگلر نے لکھا تھا، میں ہی وہ فائٹر پائلٹ ہوں جس نے تمہارے جہاز کو 1943 میں سیفلی اسکارٹ کیا تھا۔ 20 دسمبر 1943 تک اسٹینگلر دشمن کے 27 جہازوں کو گرا چکا تھا۔ اس دن بھی وہ ریفیولنگ کے لیے بیس پر اترا تھا جب اس نے براؤن کے جہاز کو ایئر بیس کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ریفیولنگ کے بعد اسٹینگلر نے فوراً اپنے جہاز کو ٹیک آف کیا اور امریکی بامبر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، لیکن جب وہ امریکی بامبر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ امریکی بامبر پہلے سے ہی بہت زیادہ تباہ حال ہے۔ From the ground, he spotted Charlie Brown's crippled bomber. So I went after him, looked at the flying wreck and sized him up and figured out how to finish it off. بعد میں اسٹینگلر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ تباہ حال جہاز اڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ Had you ever seen a bomber so badly damaged? Not flying. Not flying. Not flying. اسٹینگلر کے کمانڈر نے اپنے پائلٹس کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ جب کوئی پائلٹ ایجیکٹ کر دے اور پیراشوٹ کی مدد سے زمین کی طرف آ رہا ہو تو ایسے پائلٹ پر کبھی بھی فائر نہیں کرنا، کیونکہ یہ کوڈ آف وار اور آنر دونوں کے خلاف ہے۔ براؤن اور اس کے کرو نے ایجیکٹ تو نہیں کیا تھا، مگر یہ بات بالکل صاف تھی کہ براؤن اور اس کا کرو اب لڑائی کرنے کی حالت میں نہیں تھے اور کوئی بھی ان کے جہاز کو بآسانی گرا سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں اسٹینگلر نے فیصلہ کیا کہ وہ براؤن کے جہاز کو شوٹ نہیں کرے گا۔ ایسی صورتحال میں اسٹینگلر نے اپنا جہاز براؤن کے جہاز کے ساتھ کر لیا اور اسے لینڈ کرنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اسٹینگلر کو لگتا تھا کہ یہ جہاز برطانیہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے جواب میں براؤن نے نفی میں سر ہلا دیا اور جہاز کو لینڈ کرانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اسٹینگلر نے ایک حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ براؤن کے جہاز کو اسکارٹ کرے گا تاکہ زمین پر موجود اینٹی ایئر کرافٹ گنز اس کو گرا نہ دیں۔ اسٹینگلر نے براؤن کے جہاز کو جرمن ایئر سپیس کے اینڈ تک بحفاظت پہنچایا اور پھر اپنا جہاز واپس موڑ لیا۔ اسٹینگلر نے اس واقعے کا ذکر کبھی بھی کسی سے نہیں کیا، کیونکہ ایک امریکن بمبر کو اس طرح چھوڑ دینا غداری کے مترادف تھا، اور اگر کسی کو اس واقعے کا علم ہو جاتا تو اسٹینگلر کو موت کی سزا بھی ہو سکتی تھی۔ مگر وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ براؤن کا جہاز واپس ایئر بیس تک پہنچ گیا ہوگا یا نہیں۔ جنگ کے دوران اسٹینگلر اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتا رہا۔ جنگ کے بعد 1953 میں اسٹینگلر جرمنی سے کینیڈا موو کر گیا اور ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ جب 1990 میں اسٹینگلر نے براؤن کے بارے میں سنا تو اس نے اس کی بتائی ہوئی سب باتوں کو کنفرم کر دیا۔ اس کے بعد اسٹینگلر نے براؤن کو خط لکھا۔ وہ دونوں اس بات پر بہت حیران ہوئے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محض 200 میل کے فاصلے پر کینیڈا اور USA میں رہتے ہیں۔ اسٹینگلر وینکوور میں اور براؤن سیاٹل میں قیام پذیر تھا۔ اگلے چند سالوں میں دونوں گہرے دوست بن گئے اور یہ دوستی ان کے آخری وقت تک قائم رہی۔